सो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बच्चे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो कि कंटेन करता है मैट्रिक्स, वो भी सॉलिड, ठीक है। तो बच्चे अभी तक हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर करते आए इन केस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे मैट्रिक्स जो था वो जेली लाइक था। पर इसके केस में जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे उसकी आइडेंटिटी ही यही है कि मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड किस वजह से? कुछ प्रोटीन्स है बेटा और कुछ मिनरल्स हैं जो यहाँ पे मिनरल को यानी कि मैट्रिक्स को सॉलिडिफाई कर देते हैं, उसको हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब इस सॉलिड मैट्रिक्स यानी कि इस आइडेंटिटी के साथ हम करने वाले हैं दो टिश्यूज, यानी कि कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। कार्टिलेज एंड बोन ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर करने हैं, जिसमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज दे रही बेटा, ठीक है। कार्टिलेज हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है जिसमें सॉलिड मैट्रिक्स रहने वाला है। तो कार्टिलेज जो है बच्चे इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट, ठीक है। और बच्चे ये रेजिस्ट कर लेता है कंप्रेशन को। कंप्रेशन यानी कि इसके ऊपर कंप्रेसर यूज किया जाए, इसे दबाया जाए जोर से, तो काफी हद तक बोन के कंपैरिजन में ये कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेगा, ठीक है। ये बच जाएगा ब्रेकेज से, क्योंकि सॉफ्टनेस एक स्पॉन्जी अरेंजमेंट, बेसिक स्पॉन्जी अरेंजमेंट कार्टिलेज में रहता है, ठीक है। वो बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्टर रहेगा, तो इसीलिए वो कंप्रेशन को थोड़ी देर के लिए रेजिस्ट कर लेता, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि कार्टिलेज किस किस चीज से मिलकर बना है। तो कार्टिलेज बना है बेटा सबसे पहला तो सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टिलेज बना है सॉलिड मैट्रिक्स से। अभी सॉलिड क्यों है? ड्यू टू मिनरल डिपोजिशन, और बच्चे इट हैज कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अभी कॉन्ड्रिन प्रोटीन क्या है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है जो कार्टिलेजिनस सेल रिलीज करते हैं, कार्टिलेजिनस सेल बनाते हैं और इसे मैट्रिक्स में डाल देते हैं। तो इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से और मिनरल की वजह से कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड रहता है, यानी कि बिल्कुल हार्ड और बहुत ही बिल्कुल ही फिक्स रहेगा। लेकिन बच्चे ये सॉलिड मैट्रिक्स में रहने के लिए जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कुछ स्पेशल तरह की जगह बनाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कार्टिलेजिनस सेल। वो कार्टिलेजिनस सेल्स है और वो कार्टिलेजिनस सेल्स वहां पे रहने के लिए, सॉलिड मैट्रिक्स में रहने के लिए अपने लिए एक जगह बनाते हैं, कि सॉलिड अरेंजमेंट एक सेल के रहने के लिए फेवरेबल नहीं है। सॉलिड जगह से वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, सेल को अपने अंदर और बाहर एटलीस्ट कुछ मॉइस्चर जरूर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे सॉलिड मैट्रिक्स जो है उसमें पहले सेल्स जगह बनाएंगे और उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस सेल्स। सो नेक्स्ट कार्टिलेजिनस सेल
तो सेल्स जो है, cells of cartilage are called as chondrocytes. Chondro term represents cartilage. Cytes means cells. बच्चे दो टर्म्स होती है हमारे पास कार्टिलेज के केस में। जब सेल्स बताए जाते हैं तो दो डिफरेंट टर्म्स यूज होती है, एक कॉन्ड्रोसाइट्स और एक और टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगी, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। बच्चे एक चीज है, एक डिफरेंशिएटिंग टर्म बता रही हूं, ठीक है। जहां पे टर्म सेल के लिए साइट्स यूज होती है, साइट्स और ब्लास्ट दोनों ही टर्म सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सेल साइट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैच्योर सेल को, यानी कि वो सेल्स जो फर्दर मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, डिविजन एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट ब्लास्ट्स आर दो सेल्स विच आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव और सिक्रीशंस करते हैं, और बच्चे प्रोटीन बहुत एक्टिवली बनाते हैं। प्रोटीन साइट्स भी बनाएंगे, लेकिन इनकी एक्टिविटी, डिविजनल एक्टिविटी हो और मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, वो इससे कम है। डिविजन करने वाले सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, मेटाबॉलिकली एक्टिव है कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जो डिवाइड नहीं कर रहे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो डिवाइड करके जब मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कार्टिलेज में डिविजन डिवाइडिंग सेल्स भी हैं। इनकेस अगर कार्टिलेज में इंजरी हो गई है या कुछ और दिक्कत है तो रिपेयर हीलिंग में कॉन्ड्रोब्लास्ट हेल्प करेंगे। हाइट ग्रो होनी है, बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो होना है, तो स्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए कार्टिलेज का भी बड़ा होना जरूरी है, जहां जहां भी वो प्रेजेंट होता है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कार्टिलेज छोटा सा रह जाएगा बाकी बॉडी ग्रो कर ली, तो इसीलिए डिविजन की जरूरत हर जगह पड़ती है, इसलिए कॉन्ड्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैच्योर सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे और कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करेंगे। पर डिवाइड करने के दौरान बच्चे ये क्या करते हैं, जब कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड कर रहा होता है तो बच्चे मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है। जब ये डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा तो नया मैट्रिक्स भी बनाना पड़ता है उसके रहने के लिए। तो इसीलिए बच्चे ये मिनरल डिपोजिशन और कॉन्ड्रेंट प्रोटीन हो इनिशियली कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, लेकिन बाद में फर्दर सिक्रीशन उसकी कॉन्ड्रोसाइट्स भी करते रहते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करेंगे, बार बार सिक्रीट करते रहेंगे, उसकी मिनरल कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे और कॉन्ड्रेंट प्रोटीन की कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे बेटा, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म्स कार्टिलेजिनस कंपोनेंट्स, यानी कि इट सिक्रीट्स मैट्रिक्स एंड कॉन्ड्रेंट प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं, वो भी सेम काम करते हैं लेकिन ज्यादा एक्टिवली, और इनमें डिवाइडिंग एबिलिटी भी है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट वो डिवीजन भी शो करते हैं, वो डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। ये है फर्क बेटा, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड नहीं करेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं जो कि मैच्योर है, ठीक है। अब बच्चे सेल्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, सॉलिड मैट्रिक्स में। मैं स्टार्टिंग से ये कहती आई हूं कि सेल्स जो है सॉलिड जगह में नहीं रह पाते अच्छे से, तो इसीलिए बच्चे सॉलिड जगह में जब पूरी स्पेस कवर है, एटम्स टाइटली पैक्ड है, तो सेल को अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी ना रहने के लिए, वो भी फ्लूइड फिल्ड, क्योंकि उनको पसंद है कि सेल के अंदर जो है वो भी फ्लूइड रहे और बाहर भी। तो बच्चे इसलिए कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ना, दे आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक कैविटी, प्रेजेंट इन अ स्पेशल फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड यानी कि जिसमें फ्लूइड होगा, कॉल्ड एज लेक्यूने, यानी कि सेल्स जो है वो लेक्यूने में प्रेजेंट रहते हैं। तो लेक्यूने क्या है, एक ऐसी कैविटी है सॉलिड मैट्रिक्स में जहां पे सेल्स होते हैं, जिसमें ईच लेक्यूने हैज 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। हर एक लेक्यूने में
1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो चीजें अभी हमने करी इसको हम डायग्राम के हेल्प से अब दिखाएंगे। लेट्स से कोई ये कार्टिलेज का पार्ट है, कार्टिलेज का पीस है बेटा, ठीक है, एंड इट रिमेन्स कवर्ड बाय अ कवरिंग, ये किसी कवरिंग से कवर्ड है। ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन से या कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। तो बच्चे कार्टिलेज की कवरिंग को एक नाम दिया जाता है, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। अब हमने क्या किया, पेरिकॉन्ड्रियम के साथ इस कार्टिलेज से इतना सा पार्ट निकाल लिया, बाकी पार्ट तो हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना सा पार्ट स्टडी करने वाले, ठीक है। आउटर कवरिंग भी आ गई और बीच वाला पोर्शन भी ले लिया हमने। तो इस पार्ट को स्टडी करते हैं, ये बनाया हमने कार्टिलेज का वो पार्ट, बड़ा करके एनलार्ज कर लेंगे। तो ये आ गया मैग्निफाइड पार्ट जो दिखा रहा है आउटर कवरिंग को, ये बोला छोटा वाला पार्ट जो बीच से गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, अब बच्चे ये बाहर की कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं बोन और कार्टिलेज में, धीरे धीरे फिगर आउट करते हुए आएंगे। तो पेरिकॉन्ड्रियम इज द कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, ये कवरिंग है कार्टिलेज की। और बच्चे इस कवरिंग की स्पेशल बात ये है कि इस कवरिंग पर ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल इस कवरिंग के अंदर नहीं जा सकती, यानी कि कार्टिलेज के अंदर कभी भी ब्लड वेसल नहीं जाती है। तो बाकी टिश्यूज की तरह कार्टिलेज इस केस में डिफरेंट है। नॉर्मल टिश्यू में क्या होता है, ब्लड वेसल्स ऑर्गन के अंदर जाती हैं, वहां पे कैपिलरीज बनती हैं, फिर जाके अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड सप्लाई टिश्यू को मिल पाती है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, इसके केस में ब्लड वेसल की सप्लाई सिर्फ आउटर कवरिंग कर रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर अब है ये है मैट्रिक्स पूरा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया, ये कवरिंग था, इतना सा पोर्शन लिया ना, ये पोर्शन, ये पेरिकॉन्ड्रियम है, यहाँ तक ब्लड सप्लाई आ रही है, और ये पूरा मैट्रिक्स, ये बीच में पूरा मैट्रिक्स, बाहर पूरी कवरिंग। तो बच्चे अब ये मैट्रिक्स है पूरा सॉलिड, यहाँ पे फिल्ड है। अब सेल को तो जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई बुक है, ये अभी पूरी सॉलिड है, बीच में किसी चीज को फिट करना है तो हमें ऑब्वियसली कैविटी बनानी पड़ेगी ना। तो बच्चे कार्टिलेजिनस सेल यही करते हैं, इस सॉलिड मैट्रिक्स में उन्होंने क्या बनाया, अपने लिए कैविटी बनाया। कैविटी क्यों, क्योंकि एडजस्ट होना है, मैट्रिक्स में फिट होना है। तो बच्चे ये कैविटी क्या है, ये कैविटी है लेक्यूल, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और बच्चे हर एक लेक्यूने में कितने सेल्स होंगे, 1 से 4। और बच्चे ये मेनली मैं बता दूं, ये लेक्यूने सबसे ज्यादा होते हैं पेरिफेरल साइड में, पेरिफेरल यानी कि पेरिकॉन्ड्रियम की तरफ, बाहर की तरफ। बीच वाले कोर रीजन में सेल्स और लेक्यूने कम होते हैं, यानी अगर मैं लेक्यूने बनाऊं ना, ज्यादा लेक्यूने बाहर की तरफ होंगे। इसका रीजन भी मैं बताऊंगी, इस तरफ लेक्यूने बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम। अब रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा कि बच्चे सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन लाके देगा बेटा, वो ब्लड वेसल्स लाके देंगे। और जहां पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो सेल्स क्या कोशिश करेंगे कि हम उसी तरफ जाएं, ठीक है, तो उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे इसीलिए पेरिफेरल साइड जो है हमारे पास ज्यादा सेल्स रहते हैं, ज्यादा लेक्यूने रहते हैं, ठीक है। तब इनमें सेल्स बना रही हूं, ये लेक्यूने फ्लूइड फिल्ड है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, और इस फ्लूइड में अब रहेंगे सेल्स। कौन से सेल्स, जिन्हें आप कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हो, यानी कि कार्टिलेजिनस सेल्स। या तो एक हो गया, या तो 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, 4 से ज्यादा कभी नहीं, ठीक है। तो 4, 1 से लेकर 4 तक कॉन्ड्रोसाइट्स बेटा प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो बाहर की तरफ वो रह रहे हैं, सो दिस कैविटी और फ्लूइड फिल्ड कैविटी इस लैक्यूने, ठीक है, और अल्टीमेटली द सेल्स इन लैक्यूने आर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स इन टोटल आर 1 to 4 इन ईच लैक्यूने, जैसे हमने ऊपर मेंशन किया, ठीक है। बाकी ये है पूरा मैट्रिक्स जो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर रहता है। तो बच्चे मैट्रिक्स हो गया और सेल्स, ये दो कंपोनेंट्स पढ़े हमने। सॉलिड मैट्रिक्स में सेल्स कैसे हैं, लैक्यूने के अंदर, नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, हमेशा लैक्यूने के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे बेटा। और ब्लड वेसल की सप्लाई कहाँ पे होगी, पेरिकॉन्डियम तक ही। और मैं बता दूं, कार्टिलेज की ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही तरफ, दोनों एंड से, दो एंड से कार्टिलेज कभी भी ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन अभी एक चीज मिसिंग है, मैट्रिक्स पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, फाइबर्स अभी कहीं नहीं दिख रहा ना, मैं डायग्राम में कहीं नहीं बनाया है फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स है या नहीं है, तो बच्चे कार्टिलेज में ये चीजें कॉमन रहती हैं कि वो हमारे पास कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहता है, सॉलिड मैट्रिक्स होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, लैक्यूने में होंगे, पेरिकॉन्ड्रियम का होना, ये सब कुछ हर कार्टिलेज में कॉमन रहता है। लेकिन एक चीज वेरिएट करती है, वो है फाइबर्स। कुछ कार्टिलेज ऐसे होते हैं बेटा जिनमें फाइबर्स ही नहीं होते बिल्कुल भी। दूसरे कार्टिलेज ऐसा होता है जिसमें व्हाइट फाइबर्स होते हैं, यानी कि कोलेजन फाइबर्स। और तीसरा कार्टिलेज वो होता है जिसमें येलो फाइबर्स होते हैं, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स। तो इसीलिए बच्चे ये कार्टिलेज के केस में हमारे पास तीन टाइप्स रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस और टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो तीन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज रहने वाले हैं, अगेन ऑन बेसिस ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स के बेसिस से अब कार्टिलेज के टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, so types of cartilage on basis of fibers, फाइबर्स के बेसिस पे बेटा, ठीक है। तो बच्चे फाइबर्स के बेसिस पे सबसे पहला कार्टिलेज जो है वो है हायालिन कार्टिलेज। ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो ये हायालिन कार्टिलेज का है। हायालिन कार्टिलेज इज अ फाइबरलेस कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज इज अ फाइबरलेस कार्टिलेज, यानी कि उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, कोई भी नहीं, ना कोलेजन ना ही इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और बच्चे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि ग्लास लाइक होता है, तो इसको ग्लास लाइक कार्टिलेज कहा जाता है, फाइबर ना होने की वजह से, ठीक है। अब बच्चे हायालिन कार्टिलेज जो है उसकी कैसे फाइबर्स नहीं है, पर अरेंजमेंट इवन नहीं रहेगा, यही सेम। और बच्चे ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे। इसकी लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चलिए 10th क्लास की बात करते हैं, अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे कि ट्रैकिया में ना रिंग्स होती है, सी शेप हाफ, ठीक है। तो बच्चे वो सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स जो होती है ना, जो ट्रैकिया में होती है,
वो बच्चे हाइलिन कार्टिलेज से बनी है। यानी कि अगर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो ये रिंग्स दिखती हैं कार्टिलेज की, ये रिंग्स दिखाई जाती हैं, ये रिंग्स जो है बेटा ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी है। और ये इस तरीके से होती है कि इस कार्टिलेज में एंड से ओपनिंग रहती है, यानी कि इनकम्प्लीट रहेगी, बिल्कुल सी शेप होती है। एक तरफ से यहाँ पे गैप रहेगा और यहाँ से कंप्लीट होती है, ठीक है, तो सी शेप रिंग्स बनती है। दूसरा कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज यानी कि इन रिब्स, रिब्स के एंड में ना बेटा कार्टिलेज जो होता है, जो रिब्स को बैकबोन और फ्रंट चेस्ट बोन के साथ जोड़ता है, तो रिब्स जो है वो पूरी की पूरी बोन नहीं होती, उसका एंड जो है वो पूरा कार्टिलेज का होता है। तो ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो रिब्स के एंड पे होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना है। तीसरा जॉइंट्स, जॉइंट्स में यानी कि बोन के एंड्स पे बोन को कवर करने के लिए कार्टिलेज यूज होता है, ठीक है। तो बोन को वेयरिंग और टेयरिंग से, मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन से बचाने के लिए बच्चे उसके ऊपर कार्टिलेज होता है और उसके आसपास दो बोन्स के बीच में फ्लूइड होता है। तो बोन के एंड को यानी कि मीटिंग पॉइंट पे, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे जो कार्टिलेज रहता है बोन्स के एंड पे, वो हाइलिन कार्टिलेज है। तो एट आर्टिकुलेटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास लेट्स से एक अरेंजमेंट बना रही हूँ, दैट इज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे पास एक बोन ये है और एक बोन ये है, ठीक है, कनकेव बोन और कन्वेक्स बोन। तो बच्चे इस बोन्स के अराउंड ये जो कार्टिलेज है कवर करेगा, ये हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज की कुछ एग्जांपल्स होगी, लेकिन बच्चे कुछ एग्जांपल्स और है जो वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिंग्स से जुड़ी हुई है। हमारे लेरिंग्स में यानी कि वॉइस बॉक्स में दो तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक हाइलिन और एक इलास्टिक कार्टिलेज। जब हम वॉइस बॉक्स स्टडी करेंगे उस दौरान हम बात करेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज कौन सा है और इलास्टिक कौन सा। तो 6 डिफरेंट तरह के कार्टिलेज वहां पे मिलेंगे, जिसमें से 3 हाइलिन, हाइलिन नेचर के। तो वहां की एग्जांपल तब यहां से कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब बच्चे दूसरी तरह का कार्टिलेज करने वाली, ये वो कार्टिलेज है जिसमें बंडल्ड फाइबर्स है। बंडल्ड फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, बंडल्ड फाइबर्स यानी कि कोलेजन फाइबर्स। तो बच्चे ये कोलेजन फाइबर्स जहां पे भी होंगे उसे कहा जाता है वाइट फिब्रस कार्टिलेज। तो वाइट फाइबर्स आ जाने की वजह से वाइट फिब्रस कार्टिलेज। तो वाइट फिब्रस कार्टिलेज में फाइबर्स आ गए, ये फाइबरलेस था, तो इट हैज कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो बच्चे अब इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे दो तरह की लोकेशन है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये लोकेशंस आगे काम आने वाली है हमारे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला इन्वर्टिब्रल डिस्क, इन्वर्टिब्रल डिस्क। तो इन्वर्टिब्रल डिस्क जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम बोन्स। तो बच्चे वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी छोटी छोटी बोन्स होती है जो मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रे। वर्टिब्रे आर द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि बैकबोन की बोन्स होती है, ठीक है। तो बच्चे अब वो बोन्स जो है वो इस तरीके से होती है, इनमें स्पाइन भी रहता है, तो स्पाइन बना रहे। तो बच्चे ये बोन्स में हमारे पास भी जो बीच की स्पेस होती है ना, ये यहाँ पे कार्टिलेजिनस पैड होता है और एक कार्टिलेजिनस पैड एक तरह का जॉइंट भी बनाता है और इस कार्टिलेजिनस पैड को इन्वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, ठीक है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कह सकते हो।
तो बच्चे ये है वर्टिब्रे, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लोकेशन जो है बेटा वो है प्यूबिक सिम्फिसिस। तो बच्चे प्यूबिक सिम्फिसिस हमारे पेल्विक गर्डल का रीजन है। हमारे पास दो गर्डल्स होते हैं, एक शोल्डर में जिससे फोर आर्म्स जुड़ी होती है, एक लोअर गर्डल होता है जिससे हमारे पास हाइंड लिम्स जुड़ी होती है, यानी कि थाई लिम्स। ठीक है, थाई बोन्स जुड़ी होती है। तो बच्चे प्यूबिक सिम्फिसिस का स्ट्रक्चर जो है बेटा कुछ इस तरीके से है। ये आगे टेल बोन आपकी, सो बच्चे इस तरीके से ये आगे टेल बोन बैकबोन के एंड का हिस्सा है। ठीक है, ये टेल बोन है। इस टेल बोन के साथ जुड़ी रहती है हमारे पास बोन, यानी कि ये आ गई आपकी बोन जिसे कहा जाता है कॉक्सल बोन। तो दो कॉक्सल बोन होती है बेटा जो कि जुड़कर बनाती है हमारे पास पेल्विक गर्डल। ये बन गए दो कॉक्सल बोन्स हैं। ठीक है, यहां से जुड़ेगी थाई बोन, लोअर लिम्ब यानी कि। अब बच्चे इसके बीच में जहां से यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पास कर रहा होता है, ये है वो रीजन। ठीक है, और यहाँ पे रहता है कार्टिलेज जिसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है। तो प्यूबिक सिम्फिसिस पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट रहता है, प्यूबिक रीजन में, और बच्चे इनवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्रे के बीच। तो ये है व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज। नाउ द थर्ड वन जो है वो है येलो फिब्रस कार्टिलेज। येलो फिब्रस कार्टिलेज वो कार्टिलेज है जिसमें इलास्टिक फाइबर्स हो गए, यानी कि जब हमने बंडल फाइबर्स बनाए थे उसकी जगह प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास ब्रांच फाइबर्स, यानी कि इलास्टिक प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स। और बच्चे इसकी लोकेशन इजी है, इससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं इसकी लोकेशन से। ठीक है, सबसे पहला लोकेशन जो है वो है एयर पिंडा। ठीक है, ट्विस्ट हो जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज है बेटा, नेचर भी इलास्टिक रहेगा। तो बच्चे एयर पिन्ना एंड नेजल टिप, आपकी नोज की टिप पे भी कार्टिलेज होता है। तो नेजल टिप और एयर पिन्ना ये दो लोकेशंस हैं जहां पे प्रेजेंट रहता है येलो फिब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो ये है बच्चे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में पूरा कार्टिलेज। सो कार्टिलेज जो था बेटा वो ऐसा स्ट्रक्चर था कि नियरली वो कंपैरेटिवली बोन के वो सॉफ्ट रहता है, सॉफ्टर रहता है और कंप्रेशन को किसी हद तक रेजिस्ट कर लेता है। बोन बिल्कुल अपोजिट, इट इज हार्ड एंड कांट रेजिस्ट कंप्रेशन। ये कंप्रेशन को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि इट इज हाईली मिनरलाइज्ड। ये बहुत ज्यादा मिनरलाइज्ड होता है, इसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट रहेगा। तो बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट वो भी अबंडेंटली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा। और बच्चे इसी तरीके से इसी कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में बोन जो है वो बल्क ऑफ कैल्शियम स्टोर करके रखता है।
तो बल्क ऑफ कैल्शियम स्टोर करके रखेगा, तो बच्चे जरूरत पड़ने पर कुछ हार्मोनल कंट्रोल के अंदर ये बोन जो है उस कैल्शियम को स्टोर करता है और कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल के अंदर यही कैल्शियम उसे रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो बच्चे इट इज हाईली मिनरलाइज्ड, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा। लेकिन बच्चे बोन को अगर हम अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे अगर बोन को ड्राई कर दिया जाए तो ड्राई करने के बाद क्या होता है, इट्स ऑर्गेनिक पार्ट becomes dead and cells dies। तो बच्चे बोन सेल्स मर जाएंगे और ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो नियरली खत्म हो जाएगा। वो कैसे, उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब वो इस तरीके से बच्चे कि बोन को या फिर किसी भी सेल को सस्टेन करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, उसे एक्सचेंज करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो बच्चे एक्सचेंज करने के लिए और सस्टेन करने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए और हमने बोन को ड्राई कर दिया है, तो बच्चे उसका ऑर्गेनिक पार्ट और लिविंग पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, जिसके बाद बोन जो है वो फर्दर ग्रोथ और लिविंग मैकेनिज्म शो नहीं करती, जिससे पता चलता है कि बोन जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन है, अगर बोन को HCl में डाला गया, यानी कि एक एसिडिक सोल्यूशन में हमने HCl में उसे डाल दिया, तो HCl में डालने के बाद उसका क्या होगा, HCl जो है बच्चे क्या करता है, वो मिनरल पार्ट इरोड कर देता है बोन का। इट इरोड्स मिनरल पार्ट ऑफ बोन। बोन के मिनरल पार्ट को इरोड कर देगा एंड बोन जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाएगी। तो ये बताता है कि बोन जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी इक्वली बना है। और बच्चे ये कार्टिलेज का ये मिनरलाइज पोर्शन और बोन का मिनरलाइज पोर्शन ये क्यों है, ये बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ऑल्दो जब यंग बर्थ लेता है उसमें सबसे ज्यादा कार्टिलेज होता है और वो कार्टिलेज जो है वो धीरे 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 टाइम के साथ बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो कार्टिलेज के जो मल्टीपल कार्टिलेज से वो मर्ज करते हैं, फ्यूज होते हैं और अल्टीमेटली बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए बच्चे कुछ सेल्स की जरूरत होती है, यानी कि कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, जिसे कॉन्ड्रोक्लास्ट कहा जाता है। कॉन्ड्रोक्लास्ट, CLASTS, क्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज ईटिंग सेल। तो जब यंग बर्थ लेता है उसमें ज्यादा कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है बेटा। तो फ्लेक्सिबल बॉडी होने के बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी वो टाइट और रिजिड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं और वहां पे फॉर्मेशन होती है नए तरह के सेल्यूलर पार्ट की, जिसे कहा जाता है बोन सेल्स, और फिर होते हैं बोन डिपॉजिट। ठीक है, तो बोन डिपॉजिट होती है और मिनरलाइजेशन होती है, जिसके बाद बन जाती है हमारे पास नया स्ट्रक्चर, यानी कि बोन, जो कार्टिलेज के कंपैरिजन में ज्यादा स्टिफ है बेटा, ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो बच्चे अब ये बोन हो गया, अलग अलग सिचुएशन हमने कर ली। अब हमें इसके बाद बात करनी है बोन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो बोन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, बिल्कुल सेम जैसे कार्टिलेज या किसी और कनेक्टिव टिश्यू के होंगे। लाइक हमारे पास रहेगा मैट्रिक्स, कार्ड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है तो सॉलिड मैट्रिक्स रहने वाला है। उसके बाद बोन सेल्स रहेंगे, उसके बाद फाइबर्स की कुछ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब इतने पार्ट के बाद बाकी जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट क्लास में।